3, 2, 1, 0. स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने इतिहास रचने की ओर आगे कदम बढ़ाया है। चंद्रमा के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का तीसरा मिशन चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष समेत कई हस्तियों ने खुशी जाहिर की है। चंद्रयान 3 की चांद की सतह पर सेफ लैंडिंग हो जाती है तो भारत अमेरिका और चीन जैसे चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा, जो ये कारनामा पहले कर चुके हैं। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारत के तीसरे चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया गया। ये मिशन करीब 42 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की खोज से हासिल डेटा और नतीजे वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय के लिए बहुत ही रोमांचक साबित होंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. इसरो ने चंद्र मिशन के तहत चंद्रयान 3 को चांद पर सफलतापूर्वक रवाना कर दिया है। चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान कई वैज्ञानिक पेलोड ले जा रहा है, जो पृथ्वी पर वैज्ञानिकों को चंद्रमा को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण की जानकारी दी। Congratulations, India. Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometer was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan 3 for its further journey towards moon. चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला मिशन होगा। इसरो के इस तीसरे चंद्रयान मिशन में वैज्ञानिकों का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर लैंडर की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग का है। इसके अलावा इसके उद्देश्यों में रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना और वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना शामिल है। चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा की संरचना, भूविज्ञान और इसके इतिहास के नए रहस्यों की खोज पर फोकस करने वाला है। It is indeed a moment of glory for India and a moment of destiny for all of us over here at Sriharikota who are a part of the history in making. Thank you, Team ISRO, for making India proud. And thank you, Honorable PM Narendra Modi ji, for having made this possible by unlocking the gates of Sriharikota and enabling the India's space sector. लॉन्चिंग के बाद लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट के जरिए सैटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा जाएगा। इसके बाद चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के चारों ओर एक इंजेक्शन कक्षा से 100 किलोमीटर की चंद्र कक्षा तक ले जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन अकम्प्लिश्ड। प्रोपल्शन मॉड्यूल धरती के चारों तरफ अलग अलग समय पर 5 चक्कर लगाएगा। पांचों चक्कर पूरा करने के बाद चंद्रयान 3 सोलर ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल द्वारा चंद्रमा के चारों तरफ 5 चक्कर लगाने के बाद चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी। चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की खोज से हासिल डेटा और नतीजे वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय के लिए बहुत ही रोमांचक साबित होंगे। आखिर क्यों खास है चंद्रयान 3 मिशन? आइए एक नजर डालते हैं चंद्रयान 3 की विशेषताओं पर। 3, 2, 1, 0. चंद्रयान के तीसरे मिशन का प्राथमिक उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर एक लैंडर और एक रोवर पहुंचाकर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की क्षमता का प्रदर्शन करना है।
लैंडर चंद्रमा के एक विशेष स्थान पर सहजता से उतरने की क्षमता से लैस होगा और रोवर को तैनात करेगा। जैसे ही ये चांद की सतह पर पहुंचेगा, लैंडर और रोवर अगले एक लूनर डे या चंद्र दिवस यानी धरती के 14 दिनों के लिए सक्रिय हो जाएंगे। इसरो के चंद्र अभियान का लक्ष्य चांद के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग करने का है। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान में 3 हिस्से हैं: लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर। इसमें इसरो ने कई सारे चेंजेस किए हैं। हमारा जो लैंडर सिस्टम है उसको पहले से ज़्यादा स्टर्डी किया है। ऑलमोस्ट 250 से ज़्यादा केजी वेट उसका बढ़ चुका है। दूसरी चीज़, चंद्रयान 2 में हमें सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आए थे। अब सॉफ्टवेयर को भी काफ़ी अच्छी मात्रा में विकसित किया है। काफ़ी सारे अल्टरनेटिव्स उसमें शामिल किए गए हैं। सो अगर मिशन को कहीं लास्ट मोमेंट पे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आ जाएं तो डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। तीसरी चीज़, भारत ये मिशन साउथ पोल पे लैंड करने जा रहा है। वो अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट माना गया है क्योंकि दुनिया में अभी तक किसी ने भी साउथ पोल पे अपना मिशन को लैंड नहीं किया है। चंद्रयान 3 में एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है, एक लैंडर है और एक रोवर है। यही एक सबसे बड़ी मतलब फ़र्क हो जाता है। दूसरा ये है कि इसके अंदर जो लैंडर है उसके जो लेग्स हैं वो ज़्यादा मजबूत किए गए हैं पिछली बार के लैंडर के एक्सपीरियंस के हिसाब से। ये माना गया है कि इसकी लैंडर की जो डिसेंट है, उतरने की जो स्पीड है वो 2 मीटर्स पर सेकेंड होगी और इसके ऊपर भी करीब 50% का मार्जिन देकर के उनको स्ट्रेंथन किया गया है ताकि यदि कोई परेशानी आ जाए, अगर मान लीजिए थोड़ी सी भी हार्ड लैंडिंग होती है तो नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरा, हम ज़्यादा प्रोपेलेंट लेकर के जा रहे हैं। इसलिए ज़्यादा प्रोपेलेंट लेके जा रहे हैं, मान लीजिए किसी वजह से 22 या 23 अगस्त को लैंडिंग नहीं हो पाती है तो जब 14 दिन ख़त्म हो जाएंगे तो फिर 14 दिन के बाद 14 दिन की रात है मून पे और रात पे हम नहीं लैंड करना चाहते हैं। हम लैंड करना चाहते हैं 14 दिन का जो दिन है उसके पहले दिन पे। तो इसमें एक्स्ट्रा प्रोपेलेंट लेके जा रहे हैं कि किसी वजह से नहीं लैंड कर पाए तो फिर उसके तकरीबन 28 दिन के बाद फिर हम लैंड कर सकते हैं। तीसरी ख़ास बात यह है कि इस बार इसरो ने एक प्राइमरी साइट रखी है लैंडिंग की और एक सेकेंडरी साइट रखी है। तो प्राइमरी साइट में अगर नहीं लैंड कर पाए, कोई दिक्कत आ गई तो हम सेकेंडरी साइट पे भी लैंड कर सकते हैं। चंद्रयान 2 से मिली सीख के आधार पर इसरो ने अपने अभियान की डिजाइन और बनावट में बदलाव किया है। ये अभियान चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों और मिट्टी और पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को देखेगा। ये अभियान चांद की बनावट को लेकर हमारी जानकारी में महत्वपूर्ण इजाफा करेगा। भारत का चंद्रयान प्रोग्राम देखें तो हमें 2008 से प्रोग्राम देखने की ज़रूरत है। एक मिशन आइसोलेशन में हमें फ़ायदा नहीं देती, लेकिन अगर हम पूरा प्रोग्राम देखें, चंद्रयान पहले मिशन में हमने क्या सीखा, पहले मिशन के सक्सेसेस क्या थे, दूसरे मिशन में हमने क्या सीखा और तीसरे मिशन में हम क्या सीख पाएंगे। मेरे विचार से ये तीनों मिशंस को इकट्ठा करके अगर हम देखेंगे तो हमें चंद्रमा के बारे में काफ़ी सारी भारी मात्रा में नॉलेज होगी। इसके ज़रिए हम हमारे आगे आने वाले मिशंस को काफ़ी अच्छी तरह से डिज़ाइन कर पाएंगे और बाद में एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे। दूसरी चीज़, भारत का जो प्राइवेट इंडस्ट्री है उसको भी काफ़ी बूस्ट मिलेगा क्योंकि भारत आगे जो मिशंस और भी रखेगा उसमें भी प्राइवेट इंडस्ट्री का काफ़ी अच्छी मात्रा में पार्टिसिपेशन होगा। 14 दिन है तो 14 दिन में हम अगर सदर्न पोल पे अपने लैंडर और रोवर को रखेंगे तो वो 14 दिन तक वो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और वो एक्सपेरिमेंट्स करके हमको जो डेटा भेजेंगे वो डेटा हमारे लिए चंद्रयान सीरीज़ का एक बहुत अहम हिस्सा बनेगा क्योंकि 1 से लेकर के 3 तक जो कुछ हमने सीखा ये हम इसको इस्तेमाल करेंगे आगे चल करके ये डिसाइड करने के लिए कि डीप स्पेस में हम क्या कर सकते हैं। डीप स्पेस का मतलब ये है कि बहुत कम कंट्रीज़ गए हैं, इंडिया सिर्फ 4th कंट्री होगा जो डीप स्पेस के मिशंस कर रहा है और हो सकता है हम आगे चल करके और देशों के साथ, क्योंकि हमने आर्टेमिस अकॉर्ड भी साइन कर लिया है, हम वहाँ पर और एक्सपेरिमेंट्स करें। मे बी मून पे जो लैंडिंग होने वाली है ह्यूमंस की उसमें भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो ये एक सीरीज़ है चंद्रयान 1 से 3 और इसके बारे में जितना हम जानेंगे हमारी उतनी मून के बारे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और हम उससे अपने देश का फ़ायदा कर पाएंगे।
चंद्रयान 3 का अभियान न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। लैंडर चांद की उस सतह पर जाएगा जिसके बारे में अब तक कोई जानकारी मौजूद नहीं है। इससे न केवल चांद के बारे में बल्कि अन्य ग्रहों के विषय में भी भविष्य के अंतरिक्ष अनुसंधान की क्षमता विकसित होगी। भारत चंद्रमा की सतह पर अपना अंतरिक्ष यान भेजने वाला चौथा देश है। भारत ने बहुत कम पैसे में बहुत कम साधनों में हमारा अंतरिक्ष प्रोग्राम स्टार्ट किया था, लेकिन पिछले 4-5-6 दशकों में भारत को अंतरिक्ष प्रोग्राम में काफ़ी सारा सक्सेस मिल चुका है। इसका कारण ये है कि भारत ने बहुत कम पैसे में टेक्नोलॉजी को प्रगत करने में हासिलता पाई है। आज तक हमने काफ़ी सारे मिशंस किए हैं। वो मिशंस स्मॉल सैटेलाइट्स के थे, बड़े सैटेलाइट्स के थे और कई सारे मिशंस थे। लेकिन जिसको हम डीप स्पेस बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो एरिया 1 लाख किलोमीटर अर्थ सरफेस के ऊपर होती है, वहाँ पे हमने चंद्रयान पे मिशन किया है और एक मार्स पे भी मिशन किया है 2013 में। मार्स मिशन भी भारत का अच्छी तरह से सक्सेसफुल हुआ है। सो मेरे विचार से भारत का जो डीप स्पेस एजेंडा है वो काफ़ी भारी मात्रा में सक्सेसफुल हुआ है। जैसे पानी के बारे में मैंने बताया आपको, वो है मून के केमिकल सरफेस क्या है, केमिकल कंपोजिशन क्या है मून के सरफेस का, थर्मल टेम्परेचर क्या है उसका, वहाँ पे क्या मिनरल्स हैं और वो सतह कैसी है, वो सतह कैसी है कि वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं हैबिटेशन के बारे में, या अगर हम कुछ वहाँ पे कुछ उगाना चाहें, पौधे उगाना चाहें। जैसे चाइना ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कुछ वहाँ पे उगाने का, और हम भी इसके बारे में सोच सकते हैं। और ये ख़ास तौर से इस बात पे है क्योंकि इससे हम सिर्फ अपने ही देश का भला नहीं करेंगे, बट वसुधैव कुटुंबकम के बारे में हम बिलीव करते हैं। G20 का टाइम है और आर्टेमिस अकॉर्ड हमने साइन कर दिया है, तो इसके हिसाब से हम बाकी 25-26 कंट्रीज़ के साथ भी जो हम नॉलेज पाएंगे, जो ज्ञान पाएंगे, शेयर कर सकते हैं और हम सब मिल कर के आगे देख सकते हैं कि चांद की सतह पे जो सीक्रेट्स हैं उनको हम कैसे इंसानियत के लिए उसको इस्तेमाल कर सकें। समूचा विश्व चंद्रयान 3 को बड़ी आशा, अपेक्षा और संभावना के साथ देख रहा है। इसके साथ ही चंद्रमा और ब्रह्मांड के कई रहस्यों के उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहा है। मिशन की अनूठी विशेषता ये है कि ये न केवल चंद्रमा से चंद्रमा का निरीक्षण करेगा, बल्कि चंद्रमा से पृथ्वी को इस प्रकार भी देखेगा जिससे भारत विश्व के चंद देशों के विशिष्ट क्लब का हिस्सा बन जाएगा। चांद की खोज का मिशन चंद्रयान 1 के जरिए शुरू हुआ था और चंद्रयान 1 के जरिए चंद्रमा की सतह पर जल और बर्फ की तलाश के साथ खनिज और रासायनिक तत्वों का पता लगाने, इसके साथ ही चंद्रमा के दोनों ओर की 3D तस्वीर तैयार करना था। सभी प्रमुख उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद मई 2009 को चंद्रयान 1 की कक्षा 100 से 200 किलोमीटर तक बढ़ाई गई थी। अंतरिक्ष यान भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया में निर्मित वैज्ञानिक उपकरणों को ले गया। उपग्रह ने चंद्रमा के चारों ओर 3400 से अधिक परिक्रमाएं की और 29 अगस्त को अंतरिक्ष यान के साथ संचार टूट जाने पर मिशन समाप्त हो गया। बाईस अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 1 को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV-C11 रॉकेट के जरिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। चंद्रयान 1 5 दिन बाद 27 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा के पास पहुंचा था। वहां पहले तो उसने चंद्रमा से 1000 किलोमीटर दूर रहकर एक वृत्ताकार कक्षा में उसकी परिक्रमा की। वो चंद्रमा के और नजदीक गया। 12 नवंबर 2008 से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर से हर 2 घंटे में चंद्रमा की परिक्रमा पूरी करने लगा। इस अंतरिक्ष यान में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया में बने 11 वैज्ञानिक उपकरणों को भी लगाया गया था। इस अंतरिक्ष यान का वजन 1380 किलोग्राम था। चंद्रयान 1 पृथ्वी की कक्षा से परे भारत का पहला अंतरिक्ष यान मिशन था। इसका मकसद पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह के बारे में अपने ज्ञान का और विस्तार करना था। चंद्रयान 1 के प्राथमिक उद्देश्य थे चंद्रमा के चारों ओर कक्षा में मानव रहित अंतरिक्ष यान को स्थापित करना,
चंद्रमा की सतह के खनिज और रासायनिक मानचित्रण करना और देश में तकनीक आधार को उन्नत बनाना। यानी चंद्रयान 1 के जरिए चंद्रमा की सतह पर पानी, बर्फ की तलाश के साथ साथ खनिज और रासायनिक तत्वों का पता लगाना और चंद्रमा के दोनों ओर 3D फोटो तैयार करना भी था। सभी प्रमुख उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद चंद्रयान 1 की कक्षा 19 मई 2009 को 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक बढ़ाई गई थी। इस मिशन को 2 सालों के लिए भेजा गया था, लेकिन 29 अगस्त 2009 को इसने अचानक रेडियो संपर्क खो दिया। इसके कुछ दिनों बाद ही इसरो ने आधिकारिक रूप से इस मिशन को खत्म करने की घोषणा कर दी थी। उस वक्त तक अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के चारों ओर 3400 से ज्यादा परिक्रमा पूरी कर ली थी। वो कक्षा में 312 दिन रहा और परिष्कृत सेंसरों के व्यापक स्तर पर डाटा भेजा। इस वक्त यान ने अधिकांश वैज्ञानिक मकसदों को पूरा कर लिया था। यान ने चंद्रमा की सतह की 70,000 से ज्यादा तस्वीरों को भेजने के अलावा चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र के स्थायी रूप से छायादार क्षेत्रों में चंद्रमा के पहाड़ों और क्रेटर के लुभावने दृश्यों को कैमरे में कैद किया। इस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर रासायनिक और खनिज सामग्री से संबंधित मूल्यवान डेटा भी जमा किया। यान से मिले डेटा की गुणवत्ता काफी अच्छी थी। चंद्रयान 1 के सभी प्राथमिक लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्रक्षेपण के 8 महीनों के दौरान ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया गया था। चंद्रयान 1 उपकरणों से जमा आंकड़ों को भारतीय वैज्ञानिकों के साथ ही यूरोपीय और अमेरिका के भागीदारों को भी भेजा गया। इस साल अगस्त में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ये पुष्टि की भारत की ओर से भेजे गए मिशन चंद्रयान 1 से हासिल आंकड़ों का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में सबसे अंधकारमय और ठंडे हिस्सों में बर्फ जमी होने का पता लगाया। वैज्ञानिकों के इस अध्ययन को PNAS नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया। इसके मुताबिक चंद्रमा पर पाई गई बर्फ इधर उधर बिखरी हुई है। बर्फ ऐसे स्थान पर पाई गई है जहां चंद्रमा के घूर्णन अक्ष के बहुत कम झुके होने के कारण सूर्य की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। यहाँ का अधिकतम तापमान कभी -156 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं हुआ। चंद्रयान 1 के साथ नासा के मून मिनरोलॉजी मैपर यानी M3 उपकरण को भी भेजा गया था। M3 से हासिल आंकड़ों का इस्तेमाल कर अध्ययन किया गया और इसके आधार पर वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि चंद्रमा की सतह पर पानी बर्फ के रूप में मौजूद है। 14 नवंबर 2008 को ही चंद्रयान 1 ने मून इम्पैक्ट प्रोब नाम का 29 किलो भारी एक परीक्षण उपकरण चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव के पास गिराया। एक मास स्पेक्ट्रोमीटर, वीडियो कैमरे और एक ऊंचाई मापी रडार से लैस इस उपकरण ने नीचे गिरते समय चंद्रमा की ऊपरी सतह के अनेक चित्र लिए, चंद्रमा के अत्यंत विरल वायुमंडल के अवयवों का विश्लेषण किया और दूसरे कई आंकड़े भी ऊपर परिक्रमा कर चंद्रयान 1 को भेजे। चंद्रमा की भौगोलिक बनावट के बारे में चंद्रयान 1 से भेजी जानकारियों के आधार पर 2009 में पहला महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला गया कि चंद्रमा के ध्रुवों के पास बर्फ के रूप में भारी मात्रा में पानी है। चंद्रयान 1 ने जितनी कम ऊंचाई पर से चंद्रमा के फेरे लगाए थे, उतनी कम ऊंचाई पर से उससे पहले किसी दूसरे देश के अंतरिक्ष यान ने उसकी परिक्रमा नहीं की थी। इस कारण चंद्रमा की ऊपरी सतह की बनावटों को उसके कैमरे ने जिस बारीकी के साथ देखा, उसके आधार पर चंद्रमा का एक नया और कहीं सटीक नक्शा बनाना संभव हो गया। वहीं इसरो का मिशन चंद्रयान 2 कई मायनों में न केवल बेहद सफल रहा, बल्कि इसने कई बड़ी उपलब्धियां भी अपने नाम दर्ज की। इसरो ने चंद्रमा पर शोध कर रहे चंद्रयान 2 के जरिए बड़ी सफलता प्राप्त की है। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर सोडियम के विशाल भंडार का पता लगाया है। चंद्रयान 2 चंद्रयान 1 की सफलता के बाद भारत का दूसरा चंद्र मिशन रहा। ये मिशन चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास की बेहतर समझ के लिए, स्थलाकृतिक अनुसंधान और खनिज अध्ययन के लिए किया गया था। चंद्रयान 2 मिशन को 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर पानी की स्थिति और प्रचुरता का पता लगाना था। चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 1 के निष्कर्षों को बढ़ावा दिया। मिशन ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र को लक्षित किया, जो पूरी तरह से अज्ञात था। मिशन ने चंद्रमा की संरचना में विविधताओं का अध्ययन करने और चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास का पता लगाने के लिए चंद्रमा की सतह के व्यापक मानचित्रण पर ध्यान केंद्रित किया। चंद्रयान 2 को एक चुनौतीपूर्ण मिशन माना गया, क्योंकि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पहले किसी भी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पूरी तरह से अज्ञात था।
पहली बार किसी प्राकृतिक उपग्रह पर लैंड रोवर भेजा गया। इसरो ने चंद्रयान 2 से पहले किसी ग्रह पर लैंडर रोवर नहीं भेजा था। यह अपने आप में पहली बड़ी उपलब्धि है जब इसरो ने ऐसा कर दिखाया। इसरो दुनिया की पहली ऐसी स्पेस एजेंसी है जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना लैंडर रोवर पहुंचाया है। इससे पहले किसी देश ने ऐसा नहीं किया। इसरो ने पहली बार किसी सेलेस्टियल बॉडी यानी अंतरिक्ष की वस्तु पर अपना यान लैंड कराने की तकनीक विकसित की। पहली बार लैंडर रोवर और ऑर्बिटर एक साथ लॉन्च किए गए। इसरो के वैज्ञानिकों ने पहली बार इतने वजन का यान लॉन्च किया। चंद्रयान 2 में 3 हिस्से थे: ऑर्बिटर, लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर। इसके लिए विशेष प्रकार के कैमरे और सेंसर बनाए गए। इससे मिली तस्वीरों से चंद्रमा की सतह के बारे में जानकारियां जुटाने में काफी मदद मिली। इसरो के इतिहास पर अगर हम नजर डालें तो पाएंगे कि उसका सफर बेहद प्रेरणादायक रहा है। भारत अब तक अंतरिक्ष में भेजे गए 424 विदेशी उपग्रहों में से 389 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान पिछले 9 वर्षों में प्रक्षेपित किए गए हैं। इसके अलावा अर्जित 17 करोड़ 40 लाख अमेरिकी डॉलर में से 15 करोड़ 70 लाख तो पिछले 9 वर्षों में आए और इसी तरह अब तक अर्जित 25 करोड़ 60 लाख यूरो में से 22 करोड़ 30 लाख प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार के 9 वर्षों के दौरान आए हैं। देश में अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में सही उड़ान तब मिली जब साल 1962 में विक्रम साराभाई के प्रयासों के चलते भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना हुई। इसके आगे साल 1969 में इसरो की स्थापना कर दी गई। इसरो के शुरुआती दिन संघर्ष से भरे रहे। संसाधन सीमित थे, उसी में वैज्ञानिकों को आगे बढ़ाना था। हालत यह थी कि भारत के पहले रॉकेट की लॉन्चिंग से पहले उसके कुछ हिस्सों को साइकिल पर ले जाया गया। इसके बाद इसरो ने अंतरिक्ष में कई सफल उड़ान भरी। अब 50 से अधिक वर्षों के बाद इसरो आज चंद्रमा और मंगल पर अपने रॉकेट लॉन्च कर रहा है। 2014 से अब तक की बात करें तो कुल मिलाकर 44 अंतरिक्ष यान मिशन, 42 प्रक्षेपण यान मिशन और 5 प्रौद्योगिकी प्रदर्शन सफलतापूर्वक पूरे कर दिए गए हैं। जनवरी 2014 में GSLV D5 प्रक्षेपण यान में स्वदेशी क्रायोजेनिक अपर स्टेज के साथ पहली सफल उड़ान भरी गई और GSAT-14 को GTO में स्थापित किया गया। सितंबर 2014 में मार्स ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान ने सफलतापूर्वक मंगल ग्रह के चारों ओर एक कक्षा में प्रवेश किया, जिससे भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिन्होंने मंगल ग्रह पर अपना अंतरिक्ष यान भेजा है। दिसंबर 2014 में देश अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान GSLV Mk3 की प्रयोगात्मक उड़ान का साक्षी बना। सितंबर 2015 में PSLV ने एस्ट्रोसैट लॉन्च किया। यह देश का पहला समर्पित खगोल विज्ञान मिशन रहा, जिसका उद्देश्य एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रमी बैंड में एक साथ खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करना रहा। एस्ट्रोसैट ने 5 नई आकाश गंगाओं की खोज करके बड़ी सफलता हासिल की। भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के कुल 7 उपग्रह हैं, सभी PSLV द्वारा लॉन्च किए गए। 23 मई 2016 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी प्रदर्शन का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। 2016 में एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन सिस्टम को हासिल करने की दिशा में इसरो के स्क्रैमजेट इंजन का पहला प्रायोगिक मिशन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक पूरा किया गया। 2017 में PSLV C-37 ने एक ही लॉन्च के दौरान 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित करने का एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसमें अमेरिका के 96, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, इजराइल, कजाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात का एक उपग्रह शामिल था। प्रधानमंत्री के 18वें सार्क शिखर सम्मेलन में पेश विचार के मुताबिक इसरो ने पड़ोसी देशों का समर्थन करने के लिए 2017 में 2.2 टन संचार उपग्रह लॉन्च किया है,
जून 2017 में GSLV MK3D1 का पहला विकास मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया गया और GSAT-19 उपग्रह को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट की ओर बढ़ाया गया। जुलाई 2018 में इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों से जुड़े अभियान की दिशा में एक और कामयाबी हासिल की। इसरो ने क्रू एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया है, जो अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम रहा। 2018 में स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान कार्यक्रम की घोषणा की, जो मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के नए युग में भारत के प्रवेश को चिन्हित करता है। 14 नवंबर 2018 को GSAT-29 उच्च प्रवाह क्षमता वाले संचार उपग्रह को GSLV MK3D2 के माध्यम से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। 5 दिसंबर 2018 को इसरो की अगली पीढ़ी के उच्च प्रवाह क्षमता वाला संचार उपग्रह GSAT-11 को एरियन 5 VA-246 द्वारा फ्रेंच गुयाना के कोरू से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। लगभग 5,854 किलोग्राम वजन का GSAT-11 इसरो द्वारा निर्मित सबसे भारी उपग्रह है। वहीं 22 जुलाई 2019 को चंद्रमा के लिए भारत का दूसरा मिशन चंद्रयान 2 को GSLV MK3M1 के माध्यम से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जो इस नए प्रक्षेपण यान की पहली परिचालन उड़ान थी। दिसंबर 2019 में PSLV C-48 RISAT-2VR-1 का प्रक्षेपण परिश्रमी प्रक्षेपण वाहन PSLV का 50वां प्रक्षेपण था। 23 अक्टूबर 2022 को LVM-3M2 OneWeb इंडिया 1 मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस लॉन्च के साथ LVM-3 आत्मनिर्भरता का उदाहरण पेश करता है और वैश्विक वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवा बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धा को मजबूत करता है। गगनयान कार्यक्रम के भाग के रूप में महत्वपूर्ण प्रणालियों के परीक्षण के लिए नया परीक्षण वाहन विकसित किया गया। 26 नवंबर 2022 को PSLV C-54 को भारत भूटान सेट समेत 8 नैनो उपग्रहों के साथ EOS-06 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। और इसी के साथ फिलहाल हमारी खास पेशकश मिशन चंद्रयान में अभी के लिए इतना ही। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। 3, 2, 1